आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालेंगे। पौड़ी में खुला अम्बेडकर विज्ञान संग्रहालय, मुख्यमंत्री धामी ने किया लोकार्पण। 110 करोड़ की विकास योजनाओं की दी सौगात। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा पर 24 घंटे निगरानी कर रहा कमांड एंड कंट्रोल रूम। 50 लाख से अधिक पंजीकरण करा चुके श्रद्धालु। कार्बेट नेशनल पार्क में पर्यटकों के लिए आज से नाइट स्टे बंद। ढिकाला दुर्गा देवी जोन में कैंटर जिप्सी सफारी पर रोक। नैनीताल हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका पर की सुनवाई। अल्पसंख्यक वेलफेयर सचिव को जारी किया नोटिस। 11 अगस्त तक देना होगा जवाब। कैंची धाम में उमड़ी भीड़। बाबा नीम करोली के स्थापना दिवस पर 1 लाख से अधिक भक्तों ने किए दर्शन। देहरादून में जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर यात्री सुविधा दिवस का आयोजन। यात्रियों से लिया गया फीडबैक। भविष्य के विस्तार पर चर्चा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करेंगे खबरों की ओर। भारत नेपाल सीमा क्षेत्र में बेहतर समन्वय और सीमा संबंधी समस्याओं के समाधान को लेकर दोनों देशों के अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। नेपाल स्थित एक होटल में आयोजित इस बैठक में भारत के 5 सीमावर्ती जिलों और नेपाल के 5 जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में भारत नेपाल सीमा पर स्थित नो मेंस लैंड में हो रहे अतिक्रमण, क्षतिग्रस्त सीमा पलरों के पुनर्स्थापना तथा सीमा प्रबंधन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान दोनों देशों के अधिकारियों ने सीमा क्षेत्रों में शांति, सुरक्षा और आपसी सहयोग को और मजबूत बनाने पर जोर दिया है। हमारी सेकंड जो FST मीटिंग यहाँ पे रही, ये कंचनपुर महेंद्रनगर में संपादित की गई। इसमें 5 जिले यूपी और उत्तराखंड के यहाँ पे मौजूद थे और नेपाल से भी 5 जिले यहाँ पे मौजूद थे और SSB की टीम यहाँ पे पुलिस SPs और फॉरेस्ट के ऑफिसर्स और सर्वे टीम्स यहाँ मौजूद थी और काफ़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण में हमारी डिस्कशंस हुए। काफ़ी पिलर्स जो हमारे डिमार्केट हो गए उन पे एग्रीमेंट करके पूरा फाइनलाइजेशन उनका किया गया और जो इश्यूज हैं उनको हम लोग आगे टेबल पे लेकर जाएंगे। आज हमारा ये नेपाल भारत तरफ के 5 जिले और नेपाल तरफ के 5 जिले बॉर्डर का काउंटर पार्ट मीटिंग संपन्न हुआ। ये काउंटर पार्ट मीटिंग में मूलतः विशेषतः ये सीमा के बॉर्डर में जो पिलर का मरम्मत कार्य हो रहा है, पिलर का मरम्मत मेंटेनेंस दोनों पक्ष मिलकर नेपाल और भारत सरकार के पॉलिसी नीति। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य करण महारा ने उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी शालजा की उत्तराखंड में सक्रियता को लेकर तारीफ की है। उनके लगातार दौरे से उत्तराखंड कांग्रेस मजबूत हो रही है। विपक्ष के इस आरोप पर कि प्रभारी उत्तराखंड नहीं आती, महारा ने पलटवार करते हुए कहा कि वो लगातार प्रदेश के दौरे पर हैं, संगठन को गाइड कर रही हैं और निरंतर कार्यक्रम दे रही हैं। कहा कि अंकिता भंडारी प्रकरण के बाद से भाजपा प्रदेश प्रभारी गौतम गायब थे, लेकिन अब वो अचानक सामने आकर अजीबोगरीब बयानबाजी कर रहे हैं। प्रभारी जी लगातार सक्रिय हैं और जो आरोप थे विपक्षी दलों के, अब वो उनके प्रभारी नहीं दिखते। जब से सनावर ने अपनी जबान खोली है और VIP का नाम लिया है, तब से गौतम जी गायब हो गए। जरूर वो बयान भी उनके कुछ ऐसे लगते हैं कि जैसे स्वस्थ मन से नहीं दी हो। और हमारी प्रभारी लगातार आ रही हैं, डायरेक्शंस दे रही हैं, सीनियर लीडर से उनकी
कल भी बैठक है, अध्यक्षों से, जिलाध्यक्षों से, महानगर अध्यक्षों से उनकी बैठक होनी है और कुछ महत्वपूर्ण सुझाव वो देना चाहती हैं और सीनियर्स के साथ बैठ के आगे की रणनीति तय करने वो आ रही है। हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, चुनाव SIR बहुत इंपॉर्टेंट है जो समय चल रहा है, उसमें इलेक्शन कमीशन ने बहुत चालाकी से कुछ ऐसी चीजें की हैं जिसको रेक्टिफाई करना बहुत आसान नहीं होगा। उत्तराखंड का वन विभाग अब जंगलों में छिपे वन्य जीवों और पक्षियों की निगरानी के लिए हाईटेक हो गया है। सूबे में पहली बार हल्द्वानी वन प्रभाग के अंतर्गत आने वाले जंगलों में अक्यूस्टिक रिकॉर्डर डिवाइस लगाए गए हैं और इस अनूठी तकनीक के जरिए अब पक्षियों को बिना देखे सिर्फ उनकी चहचहाहट और आवाज के आधार पर उनकी सटीक प्रजाति का पता लगाया जा सकेगा। इसके लिए वन विभाग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का सहारा ले रहा है। ये देश और प्रदेश के चुनिंदा प्रयोगों में से एक है जिससे पहली बार हल्द्वानी डिवीजन के अंतर्गत नंधौर वन्य जीव अभ्यारण्य में अमली जामा पहनाया गया है। इंदौर अभ्यारण्य हमेशा से ही देशी विदेशी पक्षियों के प्रवास के लिए सबसे मुफीद जगहों में से एक रहा है और यही वजह है कि साल भर ये बड़ी संख्या में पक्षी प्रेमी पहुंचते हैं और अब इस नए प्रयोग से यहाँ पक्षियों के संरक्षण और उनकी गणना में एक नई क्रांति आने की उम्मीद है। देखिए, हल्द्वानी वन प्रभाग के अंतर्गत हमारी 5 रेंजें हैं। इसमें पक्षियों की निगरानी करने के लिए हमने यहाँ पे वाइल्ड लाइफ अकाउस्टिक रिकॉर्डर्स लगाए हैं। ये जो है जंगल के क्षेत्रों में हम इसको लगा रहे हैं और ये आसपास जितने भी पक्षी हैं उनकी आवाज़ों को रिकॉर्ड करता है और फिर इसका जो है ये जो रिकॉर्डिंग्स हैं इसका सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम अपलोड करके और AI तकनीक का यूज़ करके हम पक्षियों की प्रजाति के बारे में पता लगाते हैं। एक हफ्ते इसको शुरुआती तौर पे नंधौर रेंज में लगाया था और इसमें हमें लगभग 140 से ज़्यादा प्रजातियां अगली खबर देहरादून से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के सफल कार्यकाल को लेकर उत्तराखंड भाजपा ने राज्य भर में प्रवास कार्यक्रम की शुरुआत की है। पार्टी का कहना है कि अभियान संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने और आगामी चुनावों की रणनीति का हिस्सा है। प्रदेश भाजपा महामंत्री कुंदन परिहार ने जानकारी देते हुए बताया कि कोर ग्रुप के सदस्य मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, सांसद और 3 वरिष्ठ मंत्री लगातार 2022 में हारी हुई विधानसभा सीटों पर 2 दिवसीय प्रवास कर रहे हैं और इस दौरान पार्टी संगठन को मजबूत करने और जनता से संवाद स्थापित करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सभी विधायक भी अपने अपने क्षेत्रों में 2 दिवसीय प्रवास करेंगे। इस दौरान विधानसभा कोर कमेटी की बैठक, शक्ति केंद्रों की समीक्षा, विकसित भारत संकल्प सभा, प्रबुद्ध जनगोष्ठी और जैविक किसानों की कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। पार्टी का लक्ष्य बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करना और अधिक से अधिक जनता तक पहुंच बनाना है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के 12 साल विकास के, विश्वास के और जन कल्याण की, इसको सफलतापूर्वक पूर्ण होने के अवसर पर हम उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी ने भी एक प्रवास का विस्तृत कार्यक्रम यहाँ पर बनाया हुआ है। इस प्रवास के माध्यम से जहाँ एक और हमने हमारे कोर ग्रुप के जो हमारे माननीय सदस्यगण हैं, जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हैं, माननीय हमारे सांसदगण हैं, राज्य सरकार के 3 वरिष्ठ उसमें मंत्रीगण हैं, तो इन सभी का जिन सीटों को हम 2022 में नहीं जीत पाए थे, एक विशेष रणनीति के आधार पर हमारे उसमें 2 दिवसीय प्रवास हमने निर्धारित किया है। खबर है उधम सिंह नगर से, जहां पर नेपाल बॉर्डर क्षेत्र बनबसा में नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म के प्रयास के आरोप में एक मेडिकल स्टोर संचालक की गिरफ्तारी के बाद क्षेत्र में तनाव और आक्रोश का माहौल बना हुआ है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। मिली जानकारी के अनुसार पीड़िता के परिजनों ने बनबसा थाने में तहरीर देकर मेडिकल स्टोर संचालक राज मुशर्रफ पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म के प्रयास का गंभीर आरोप लगाया। शिकायत मिलते ही पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और प्राथमिक साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। अरेस्ट करके तो भेज दिया गया था, लेकिन उसके 2 दिन बाद, जिस दिन उसको अरेस्ट करके भेजा गया, उसके करेक्ट दूसरे दिन अपराधी के घर वाले, उसके साथ 3 हिंदू समाज के
पुरुष हमारे घर पे आते हैं, हमें धमकाते हैं, हमसे बोलते हैं कि 60 लाख रुपए ले लो और कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, केस वापस ले लो। हमारी माता जी पे, मुझ पे और मेरी छोटी बहन जो पहले से ही ट्रॉमा में थी कि उसके साथ इतना गलत कार्य हुआ है, उसको ज़बरदस्ती ये बोला गया कि तुम केस वापस लो, केस वापस लो। हमें डराया गया, हमें धमकाया गया, हमें रुपयों का लालच दिया गया, हमें इमोशनली ब्लैकमेल किया, हमें यहाँ तक भी कहा गया कि तुम्हारी बदनामी हो जाएगी। बताइए इस समाज में क्या, अगर हमारे साथ गलत हो रहा है, हम आवाज़ उठाने का भी कोई वो नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हमारी बहन को न्याय मिले और उसको ऐसी सजा हो कि हिंदू समाज में आज मेरी बहन के गिरेबान में हाथ तो डाल दिया, दूसरे बहन को देखने से पहले भी 100 बार सोचा जाए। बनबसा थाने में एक महिला द्वारा हम लोगों को एक तहरीर दी गई जिसमें ये बताया गया था कि उसकी छोटी बहन के साथ पास में ही रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया था। क्योंकि जो हमारी पीड़िता थी वो अंडर एज थी, तो पुलिस ने तत्काल इसमें जो भी हमारी पॉक्सो की सुसंगत धाराएं तथा जो छेड़छाड़ की धाराएं हैं उसमें FIR पंजीकृत करी। क्योंकि घटना की संवेदनशीलता देखते हुए बनबसा पुलिस द्वारा तत्काल ही जो हमारा आरोपी था उसको अरेस्ट किया गया तथा उसको रिमांड हेतु भेजा गया। और इसमें हमारे द्वारा क्योंकि FIR दर्ज की गई है और पॉक्सो का मुकदमा है, तो इसमें आगे जो भी हमारे द्वारा कार्रवाई की जाएगी तो वो जो हमारी महिला सब इंस्पेक्टर है जो कि विवेचक है उनके द्वारा आगे की जो भी लीगल कार्रवाई है वो होगी। अगली खबर देहरादून से, जहां पर सहसपुर के बैरागीवाला क्षेत्र में युवक विनोद कुमार की हत्या के बाद इलाके में तनाव और जनाक्रोश का माहौल बना हुआ है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश देखने को मिला, तो वहीं पुलिस प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य नामजद आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। प्रशासनिक स्तर पर पूरे मामले की निगरानी की जा रही है और क्षेत्र में शांति बनाए रखने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। इस घटना को लेकर उठ रहे कानून व्यवस्था पर सवालों के बीच बीजेपी ने सरकार का पक्ष रखा है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से नियंत्रण में है और कहा कि पुलिस की तत्परता से 4 आरोपियों की गिरफ्तारी ये साबित करती है कि सरकार अपराध के प्रति सख्त है। देखिए, जहाँ तक रही बात कानून व्यवस्था की, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है, तभी 4 अपराधियों को उसमें से गिरफ्तार किया गया है और 12 लोगों का नामजद किया गया है, जिनकी तलाश अभी लगातार जारी है। अगर कानून किसी भी प्रकार से कोई हीला हवाली दिया होता तो किसी कीमत पे आरोपी भाग चुके होते, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया होता। और धाकड़ धामी जी जिस प्रकार से धरातल पर आरोपियों को सख्त चेतावनी समय समय पर देते चले आ रहे हैं कि कोई भी अपराधी उत्तराखंड में अपराध करने के बाद शांति से नहीं रह सकता है। खबर है देहरादून से, जहां प्रदेश में बढ़ते अपराधों पर नियंत्रण के लिए पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। जहां सत्तापक्ष इस अभियान को मुख्यमंत्री धामी के सुशासन मॉडल का हिस्सा बता रहा है, तो वहीं कांग्रेस ने इसे पूरी तरीके से विफल करार दिया है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता आशीष बिष्ट ने आरोप लगाया, ऑपरेशन प्रहार के नाम पर निर्दोषों पर कार्रवाई की जा रही है। देखिए, पुलिस ऑपरेशन प्रहार चला रही है, किस पर ये प्रहार हो रहा है आप बताइए ना। ये प्रहार निर्दोषों पर हो रहा है। जो असली अपराधी हैं वो तो खुलेआम अपराधों को अंजाम देने का काम कर रहे हैं। हत्याएं हो रही हैं, बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, चैन स्टेनिंग की घटनाएं हो रही हैं, महिला अपराध नहीं रुक रहे हैं। अगर जब तक अपराधियों में पुलिस का खौफ नहीं होगा, कानून का खौफ नहीं होगा, तो ऐसे जो है ऑपरेशन प्रहार का क्या फायदा है। पुलिस की मिली भगत से जिस तरीके से प्रदेश में नशे का कारोबार फल फूल रहा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। ऑपरेशन प्रहार अगर चलाना है तो जो रसूखदार अपराधी हैं, जो पुलिस की सांठगांठ से अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। प्रदेश भर में विशेष गहन परीक्षण यानी SIR की प्रक्रिया चल रही है। राज्य निर्वाचन आयोग सभी राजनीतिक दलों के साथ समन्वय बनाकर काम कर रहा है, तो वहीं भाजपा प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने SIR को महत्वपूर्ण प्रक्रिया बताया। उनके अनुसार ये प्रक्रिया सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा, कई बार एक व्यक्ति को 2-3 जगह वोट बने होते हैं और ऐसे में नागरिकों को तय करना होता है कि वो कहाँ वोट डालना चाहते हैं। प्रदेश महामंत्री ने कहा, जहाँ वोट चाहते हैं वहाँ आधार कार्ड और दस्तावेज देकर अपना एक वोट बनवाना और नागरिक का कर्तव्य है।
देखिए, SIR की प्रक्रिया बड़ी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और मैं कहूँगी कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये सभी के लिए ज़रूरी है कि हम अपना हमारा जो एक रजिस्ट्रेशन है, हमारा जो गिनती है, वो हम कहाँ कराते हैं। हो सकता है हमारे 2 जगह हैं, हमारे 3 जगह, हमारे कहाँ जहाँ हम रहे हैं वहाँ पे हो सकता है कि हमारे वोट बने हों, लेकिन आज हमें ये आवश्यकता है हमें ये बताने की कि आखिरकार हम कहाँ अपना वोट चाहते हैं। तो जहाँ हम चाहते हैं वहाँ हमारा वोट होना, हमारा आधार कार्ड, हमारी बाकी चीज़ें भी, उसके लिए जो हमें डॉक्यूमेंट्स देने हैं वो देकर अपना एक वोट बनवाने का काम हर एक नागरिक का कर्तव्य बनता है। उत्तराखंड राज्य अपने शांत वातावरण और आध्यात्म के लिए प्रसिद्ध है, तो वहीं राज्य में लगातार बढ़ते अपराध, गैंग गतिविधियों और फरार अपराधियों की चुनौती ने सरकार व पुलिस प्रशासन के सामने सवाल खड़े करने का काम भी किया है। और यही कारण है कि इन आपराधिक तत्वों पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार के निर्देश पर पुलिस प्रशासन ने अप्रैल माह से राज्यव्यापी अपराध नियंत्रण अभियान ऑपरेशन प्रहार शुरू किया। और यही ऑपरेशन प्रहार है जिसने समाज में सुरक्षा का नया भरोसा पैदा किया है। बढ़ते दबाव और बिगड़ती कानून व्यवस्था को देखते हुए देहरादून पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार की शुरुआत की। इसका उद्देश्य अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और शहर में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना था। इस विशेष अभियान के तहत 3 अप्रैल 2026 से अब तक पुलिस ने व्यापक स्तर पर कार्रवाई की। SSP देहरादून प्रमेंद्र डोभाल के निर्देशन में चलाए गए इस अभियान में पुलिस ने वांछित, फरार और घोषित अपराधियों के खिलाफ लगातार दबिश दी। नतीजा ये रहा कि 1 महीने के भीतर प्रदेश भर में 1400 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें कई ऐसे अपराधी शामिल हैं जो लंबे समय से पुलिस की गिरफ्त से बाहर थे। अब यह अभियान तेजी से प्रदेश भर में चल रहा है। धामी सरकार ऑपरेशन प्रहार से खुश है, तो वहीं विपक्षी दल इस ऑपरेशन प्रहार को जनता को परेशान करने वाला बता रहे हैं। देखिए, हमने ऑपरेशन प्रहार शुरू किया था और उसी का परिणाम आने लगा है। अपराधी यहाँ से भाग रहे हैं या जो अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसको और तेजी से चलाया जाएगा। आम जनमानस अंदर किसी प्रकार का भी कोई भय का वातावरण न रहे, ये पूरी तरह से अपराध मुक्त उत्तराखंड हो, ये हमारा संकल्प है। 3 अप्रैल से ऑपरेशन प्रहार माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों पर देहरादून पुलिस द्वारा चलाया गया था और पिछले 1.5 माह से ऊपर समय हो गया है। इसमें देहरादून पुलिस द्वारा महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की गई हैं, जिसमें जो हमारे दुराचारी हैं, वांछित हैं, वारंटी हैं या अन्य मामलों में करीब 450 से ऊपर वांछितों को या वारंटियों को पुलिस के द्वारा पकड़ा गया था। इसी के साथ ही जो हमारे अन्य धाराओं में जैसे गुंडा एक्ट या अन्य स्ट्रीट क्राइम या अन्य में करीब 500 से ऊपर लोगों को निरुद्ध किया गया है। देखिए, जहाँ तक बात है ऑपरेशन प्रहार की, तो आप सरेआम देख रहे हैं कि सहसपुर विधानसभा में बैरागीवाला में क्या घटना कल हुई है और किस तरीके से फिर वहाँ के विधायक ने खुद पब्लिक को किस तरीके से वहाँ पे प्रवोक करा है, ये सारी चीजें सबके सामने। और दूसरा, कल एक फिर वकील साहब को गोली पड़ गई, तो क्या हम उत्तराखंड जैसे शांत राज्य में जिस तरीके से ये मौतों का सिलसिला जारी है और लगातार यहाँ पे जो है गोलाबारी, बंदूक, हत्याएं, मर्डर, रेप, ये सारी चीजें हो रही है, तो उसमें अगर पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही है ऑपरेशन प्रहार का, तो आप पुलिस की और प्रशासन की सीरियसनेस को समझ सकते हैं। जो है ना, अपनी अदा पे मैं फिदा वाली सरकार है। दरअसल आज पुलिसिंग जिस तरह से उत्तराखंड में है, पुलिस शिकायत प्राधिकरण में इतने केसेस हैं, वो बताता है कि पुलिसिंग क्या है। तो ऑपरेशन प्रहार के नाम पर आप मुझे बताइए, अगर ड्रग्स खत्म हो गए, महिला अपराध खत्म हो गया, अगर अव्यवस्थाएं खत्म हो गई, अगर ट्रैफिक मैनेजमेंट ठीक हो गया, कूड़ा निस्तारण ठीक हो गया, और जो लोग बाहर से आते हैं उनके ऊपर चाहे हमारी तरफ से कोई प्रहार हो जाए या उनकी तरफ से, इस चीज में मध्यस्थता करना या सरकार के द्वारा, पुलिस के द्वारा चीजों को ठीक करना, क्योंकि हम तो चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग आए। उत्तराखंड देवभूमि है, बहुत ही शांत प्रदेश है और इस शांत प्रदेश में बाहर से अपराधियों का आना, अपराधों को अंजाम देना, प्रदेश की कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करना और छद्म वेश में सनातन को नुकसान पहुंचाने का काम करना, इस तरह की कुछ घटनाएं पहले घटी और उसके बाद लोगों में भी रोष था। तो सरकार ने एक योजनाबद्ध तरीके के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर उत्तराखंड की शांत वादियों को, देवभूमि को ऐसे छद्म वेश वालों से और
धर्म का रूप अपनाकर, जिसे हम अभी ऑपरेशन कालने में भी हम सबने देखा कितने लोग अपराधी पकड़े गए। राजधानी देहरादून में बढ़ती आपराधिक घटनाओं के बीच पुलिस के द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन प्रहार को 2 महीना पूरा हो गया है। पिछले 1 महीने में पुलिस ने अनेक अपराधियों को पकड़ा, लेकिन इसके बावजूद आपराधिक घटनाएं होती रहीं। खास बात ये रही कि पुलिस ने व्यापक स्तर पर सत्यापन और चेकिंग अभियान चलाकर कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश भी की। पुलिस के इस अभियान को राज्य सरकार का भी पूरा समर्थन मिल रहा है, जिससे आने वाले समय में इसे और तेज किए जाने के संकेत हैं। अब तक ऑपरेशन प्रहार के चलते 1500 से अधिक अपराधियों को पुलिस ने पकड़ कड़ी कार्रवाई की है। ऐसे में आने वाला समय क्या प्रदेश को अपराध मुक्त करने में ये ऑपरेशन प्रहार कामयाब हो पाएगा, ये भी आने वाला समय ही तय कर पाएगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।